मेरे तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। कोई इस चेहरे की सादगी पर फिदा हुआ तो कोई उनके अंदाज पर मर मिटा। दूरदर्शन का वो चर्चित चेहरा जिसका अंदाज आज भी हमारे जहन में जिंदा है। बालों को संवारा और फिर उनमें समेट ली पूरे जहान की खूबसूरती, यानी एक सुर्ख लाल गुलाब। आदतन साड़ी ने भी कंधे को नजाकत से ढका। 1967 का वो दूरदर्शन और उस पर आती संजीदा खबरें, इसी गंभीरता के बीच उनके बालों में लगे गुलाब की याद किसी हिंदी सिनेमा के क्लासिक सीन की तरह आंखों के सामने आ जाती है। सलमा सुल्तान के इसी अंदाज का कायल था पूरा हिंदुस्तान। जब जब वो दूरदर्शन पर कोई खबर पड़ती, दर्शक उन्हें टकटकी लगाए देखते और सुनते। कानों के बगल से झांकता गुलाब और सलीके से बांधी गई साड़ी, इस स्टाइल ने वो समा बांधा कि कई हिंदी फिल्मों की हीरोइनें यही अंदाज अपनाने लग गईं। गुलाब मुझे बहुत पसंद है और मेरे गार्डन में बहुत गुलाब थे। और जब टीवी का नया ज़माना था तो हम लोग नए नए तजर्बे करते थे कि कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, क्या लगाएं, क्या पहने तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मेरे गार्डन में जो गुलाब थे, एक दिन मैंने पिंक साड़ी पहनी और पिंक गुलाब लगाया और नॉर्मली न्यूज़ पढ़ के आ गए, लेकिन रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त मिला व्यूअर्स का, बहुत पसंद आया उन्हें। दूसरे दिन दूसरे कलर का गुलाब लगा लिया, उसके बाद फिर नहीं लगाया। लेकिन वो नहीं लगाना मेरे लिए एक बहुत मुसीबत हो गया, क्योंकि दर्शकों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जब मैं गुलाब नहीं लगाती थी तो बहुत ज़बरदस्त टेलीफोन कॉल्स आती थी, ख़त आते थे। जो होशियार थे वो खबर की संजीदगी को समझते और बाकी सब उनके सरीखे अंदाज को देखने के लिए टीवी के आगे बैठते। किसी फिल्मी सितारे की तरह सलमा के भी लाखों फैंस हुआ करते थे। सुना तो यहाँ तक है कि उनकी साड़ियाँ देखकर बीवियाँ अपने शौहर से सलमा के जैसी साड़ी मंगवाने की जिद करते और एक शौहर ने अपनी आप बीती एक खत के जरिए दूरदर्शन भेजी। एक पति महोदय ने खुले तौर पर सलमा सुल्तान से गुजारिश की कि आप रोज नई साड़ियां पहनकर समाचार ना पढ़ें, क्योंकि आपको देखकर मेरी पत्नी भी वैसी ही साड़ियों की मांग करती है और इन मांगों की पूर्ति कर पाना मेरे बस के बाहर है। हाँ, ये सच है और उसके लिए तो मुझे बाकायदा एक मेमो इशू हुआ था। मतलब ये ख़त आया होगा किसी दुखी पति का, और तो मेरे पास वो मेमो इशू हुआ और उसमें मुझसे एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया कि आप ये बताइए कि भाई इसका क्या जवाब है। सलमा सुल्तान की शोहरत एक अनाउंसर के तौर पर 10 या 20 साल नहीं, पूरे 30 साल काबिज रही, पर अपने पूरे जीवन में वो किसी भी अदाकारा या बड़ी शख्सियत के स्टाइल से इंस्पायर नहीं हुई। नहीं, वो तो नया ज़माना था और हमसे पहले कुछ था ही नहीं वहाँ पर कि हम उसको फॉलो करते। तो ये सारे अंदाज़ हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल रहे थे और हर एक जो था वही कोशिश में था कि वो अपनी शख्सियत के हिसाब से या उस पर जो अच्छा लग रहा है। और हमारे सबसे बड़े जो स्टाइलिस्ट थे वो हमारे व्यूअर्स थे, क्योंकि हम लोग कुछ पहनते थे या कुछ लगाते थे तो फ़ौरन एक रिएक्शन आता था कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा। शी वॉज एन आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटर, वेरी वेरी गुड न्यूज़ रीडिंग उन्होंने की, बाद में कंपेयरिंग तो वो करती ही थी, और एक अनाउंसर के रूप में शी वॉज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड पार्ट ऑफ हर पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल है उनकी सुंदरता थी। बहुत ग्रेसफुली उन्होंने एज भी किया है और आई जस्ट विश हर लक, क्योंकि उनकी जो लास्ट मतलब जब समाचार ख़त्म हुए उस पर एक स्माइल होती थी, उसके लिए भी लोग बहुत मुंतज़िर रहते थे और मतलब इंतज़ार करते रहते थे कि अब वो बोलेंगी कि समाचार ख़त्म हुए और अब मुस्कुराएंगी। तो कभी जैसे ऐसा होता था कि मतलब कुछ उस मुस्कुराहट में थोड़ी मतलब कमी रह जाती थी, तो फिर वो लोग परेशान होते थे कि क्या बात है कि आप आज मुस्कुराई नहीं, जैसे आप रोज़ मुस्कुराती थी वैसे नहीं मुस्कुराई। शुरुआती दौर में तो उन्हें ऐसी बातें भी सुनने को मिली जिसे सुनेंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि ट्रेनिंग तो थी नहीं और जो कुछ भी अनाउंसमेंट बोलते थे तो दूसरे दिन वहाँ एक मीटिंग हुआ करती थी।
तो मीटिंग में बहुत डिस्कशन हुआ और एक साहब ने कहा कि ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये ज़िंदगी में कभी भी अनाउंसर नहीं बन सकती हैं। तो लेकिन कुछ और मेहरबान भी ऑफिसर्स थे, उनका नहीं भाई अभी नई लड़की है, इतना जल्दी डिसाइड नहीं करते, इनको मौका देते हैं। डीडी पर न्यूज अनाउंसर के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इन 30 सालों के बीच देश में कई ऐसे बड़े वाक़ये हुए जिनका असर पूरे देश पर पड़ा। 1982 में दिल्ली में हुए एशियाड खेलों ने भी दूरदर्शन की लोकप्रियता को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। हम लोग के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा इतिहास बन रहा था और हम उस इतिहास के हिस्सेदार थे। एक तो ये बहुत बड़ी बात थी और दूसरा उसके लिए जो भी तैयारियां थीं उसमें हर एक अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था और एज न्यूज़ कास्टर्स हम लोग अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। एशियन खेलों के ठीक बाद एक ऐसी घटना भी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। इस खबर का जितना असर देश की आवाम पर हुआ, शायद उतना ही असर सलमा पर भी हुआ। जब पहली बार उन्होंने ये खबर नेशनल टेलीविजन पर पढ़ी तो पूरे देश में खलबली मच गई। इंदिरा जी की जब ये ख़बर थी तो ये एक बहुत ही अचानक एक ख़बर थी। उसकी वजह यह है कि उससे पहले इंदिरा जी का एक इंटरव्यू उनके घर पे होना था और हमारे यहाँ से टीम गई हुई थी और हमारे मेकअप मैन गया हुआ था। तो हम लोग तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में थे और उस फ्रेम ऑफ माइंड से जब ये ख़बर मिली तो ये एक तरह से बहुत ही दिल दहलाने वाली ख़बर थी, न सिर्फ हम लोगों के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए। इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी का प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना, एक के बाद एक दो बड़ी घटनाएं दूरदर्शन पर चली। उस वक्त सलमा सुल्तान ने सहकर्मियों के साथ मिलकर लगातार खबरों पर नजर बनाए रखी और इसे आवाम तक पहुंचाया। वो दौर कुछ और ही था। बड़े बड़े महारथी कैमरे के सामने बोलने से कतराते थे। दूरदर्शन के न्यूज अनाउंसर के लिए छोटी से छोटी गलती भी बहुत भारी पड़ती। पर आज जमाना अलग है, दौर नया है। न्यूज़ का डिसिप्लिन ये है कि जो भी चीज़ है उसको सच्चाई के साथ और कन्विंसिंगली और क्लैरिटी के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। ये एक न्यूज़ कास्टर की जिम्मेदारी होती है और न्यूज़ जिस तरह बनती है, जिस तरह बनाई जाती है, वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसके अंदर बातें ठीक हों, फैक्ट्स हों, लोगों को सही बात पहुँचे। मैं समझती हूँ दूरदर्शन ने काफ़ी हद तक इस जिम्मेदारी को निभाया है। बड़ी से बड़ी खबरें चेहरे पर बिना शिकन के सहजता से पड़ती थीं और शायद यही वजह थी कि उनकी शोहरत किसी फिल्मी चेहरे से कम नहीं थी। समय के साथ साथ सलमा सुल्तान की संजीदगी बढ़ती रही, लेकिन उनके चेहरे की चमक आज भी हूबहू नजर आती है। देखिए, सलमा का नाम लो तो सबसे पहले ख्याल आता है ब्यूटी। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उस ज़माने में एक ही चैनल होती थी, दूरदर्शन। तो जो दूरदर्शन पे आया करता था, चाहे हम लोग जो स्पोर्ट्स में आते थे या सलमा जो कि प्रोग्राम प्रेजेंट करती थी, ये फिल्मों के हीरो हीरोइंस की से कम नहीं थे पॉपुलैरिटी में। और सलमा चूँकि इतनी सुंदर थी और उनका बोलने का लहजा, उनकी डिक्शन, उनकी फ्लॉलेस वोकैबुलरी, उर्दू और हिंदी का मिश्रण जिसको हिंदुस्तानी कहूँगा मैं, वो made her very very popular and she was a fabulous person to deal with, always smiling, always laughing. So मेकअप रूम में हम साथ बैठ के कभी मेकअप करा रहे होंगे तो सलमा के चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाती थी। तो उस वक्त ये बहुत बड़ी एक बात थी कि जो न्यूज़ रीडर हो वो कम उम्र का ना हो। बात टीवी की हो या सिनेमा की, कलाकारों के लिए रुपहले पर्दे पर पहुंचना जितना मुश्किल आज है, उससे कहीं ज्यादा कठिनाइयां देश के पहले चैनल तक पहुंचने में सलमा को भी हुई थी। वो महज 23 साल की थीं जब उन्होंने दूरदर्शन ज्वाइन किया
वो दिल्ली के कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थीं और उनकी डिग्री पूरी भी नहीं हो पाई थी कि वो देश के सबसे बड़े संचार माध्यम में अपनी जगह बना चुकी थी। ये भी एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक इसलिए कि दूरदर्शन सन 1958 से शुरू हो गया था और मैं भोपाल में पढ़ती थी और स्कूल में थे और उस वक्त हमें दूरदर्शन के बारे में पता नहीं था। लेकिन क्योंकि अपने कॉलेज में, स्कूल में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी, ड्रामेटिक्स में, डिबेट्स में, तो ज़ाहिर है एक ऐसे ही कुछ बनता था कि लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, लेकिन क्या हो ये समझ में नहीं आता था। ये फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा और अहम फैसला था। एक सीधी साधी बाला की खूबसूरती महिला का राष्ट्रीय चैनल पर बेबाक और बेझिझक खबरें पढ़ना। भले ही उस समय के गंभीर अनाउंसर वाले अंदाज से जुदा हो, लेकिन ये अंदाज डीडी पर कुछ ही समय में इतना पॉपुलर हो गया कि लोग उनसे पहले और बाद के अनाउंसर का नाम भी भूलने लगे थे। और पहली बार जब उन्हें दूरदर्शन पर समाचार पढ़ने का मौका मिला तो सलमा सुल्तान की जुबानी वो वाकया भी बड़ा दिलचस्प मालूम हुआ। तो एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि दूरदर्शन को मजबूरन मुझे न्यूज़ रीडर बनाना पड़ा। प्रतिमा जी थी सिर्फ न्यूज़ रीडर और एक और मेल न्यूज़ रीडर गोपाल कौल थे। तो एक दिन वो आए और अपना सर मुंडवा कर आए और कहा कि मैं अब न्यूज़ पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो जाहिर है उनसे न्यूज़ नहीं पढ़वा सकते थे, तो मुझे बुलाया गया। तो आप न्यूज़ पढ़ेंगे? मैंने कहा मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। लेकिन वो जो न्यूज़ पढ़ी वो उसने एक इतिहास बना दिया, क्योंकि हुआ ये कि 15 मिनट की न्यूज़ मैंने 10 मिनट में ख़त्म की, क्योंकि इतना टेंशन था, कोई फिल्म नहीं थी। और बाद में डिसाइड हुआ कि भाई ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए इनको ट्रेन किया जाए। 1967 से लेकर 1997 तक अपने करियर के इन 30 सालों में वो सलमा सुल्तान से आवाम दिलों की सुल्तान बन गईं। पर रिटायरमेंट के बारे में उनके ख्यालात कुछ जुदा हैं। एक तो मुझे सुबह रिटायर से बड़ी चिढ़ है। बता रिटायर से क्या मतलब कि क्या संन्यास ले लिया है? मतलब आप ये कह सकती हैं कि मैं टेलीविज़न में उस तरह से नहीं जुड़ी हूँ जैसे पहले थी, यानी एक न्यूज़ रीडर की हैसियत से। कुछ ही समय में उन्होंने अपनी जिंदगी की सेकेंड इनिंग शुरू की और इस बार टीवी पर उनका रोल वाचक का नहीं, निर्देशक का था। पर वो अब कोई आम महिला नहीं, वो सुल्तान थे, इसलिए टीवी पर उनकी बादशाहत कायम रही। मुझे डायरेक्शन हमेशा चैलेंजिंग लगा। शुरू में तो पता नहीं था डायरेक्शन कैसे होता है, लेकिन मैं अपने आसपास देखती थी, लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, सीरियल्स बना रहे हैं, तो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगता था कि ये सब कैसे होता है। एक निर्देशक के तौर पर सलमा सुल्तान का सबसे बड़ा चैलेंज था पंचतंत्र के सेट और उसके पात्रों को करना। ये नहीं पता था कि स्टोरी कैसे लिखी जाएगी, स्क्रीन प्ले कैसा होगा, लेकिन वो जो इग्नोरेंस थी ना, वो ब्लिस थी, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और अगर उसको मैं सोचती कि मैं कैसे करूँगी तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाती। तो उसका जो स्क्रिप्ट थी वो राही मासूम रज़ा साहब ने लिखी, उसका जो म्यूज़िक था वो जगजीत जी ने दिया, उसमें शर्मिला टैगोर जी ने एंकरिंग की, भारत भूषण जी, अमजद ख़ान ने उसमें हिस्सा लिया। तो फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बन गई और इस तरह ये सफ़र शुरू हुआ। वक्त कुछ और ही था, पर टीवी पर दिखाया गया किसी भी तरह का कार्यक्रम लोग बेहद संजीदा होकर देखते। उन्होंने अपने धारावाहिकों के जरिए समाज का आईना दूरदर्शन पर उकेरा। सुनो कहानी सुनो और स्वर मेरे तुम्हारे जैसे शोज उन्होंने दूरदर्शन पर उतारे। सुनो कहानी में मैंने राइटर्स की कहानी ली हैं, जैसे एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह ली है, वो बनाया है, और कुछ लोक कथाएँ हैं वो बनाई हैं। तो वो ऐसी कहानी है जो बच्चों को एक मैसेज भी देती हैं, लेकिन साथ ही में एंटरटेनिंग भी हैं। इतना ही नहीं, आज के समय के धारावाहिकों और कार्यक्रमों को वो सरीखे नजरिए के साथ देखते हैं, पर आज की खबरों को दिखाने का अंदाज शायद उन्हें नहीं भाता। आज का जो न्यूज़ माहौल है और जो हमारे ज़माने से, ज़ाहिर है वक्त बदला है तो माहौल में भी तब्दीली आई है। आजकल की जनरेशन जो चाहती है, आजकल के देखने वाले जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं, वो जो देखना चाहते हैं, तो मीडिया उनको वो दे रहा है।
अब जिंदगी के इस मुकाम पर वो हर शौक पूरा कर रही हैं। हर वो चीज जिसमें उन्हें दिलचस्पी है वो उनके पास और साथ नजर आती मेरे है। अपने शौक़ हैं, म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, कुछ कभी कभी कुछ पोइट्री लिख लेती हूँ, नेचर बहुत पसंद है, फिर उसके बाद फैमिली है, मुझे इंटीरियर डेकोरेशन बहुत पसंद है। शी लव्स गार्डनिंग, उन्हें घर को अच्छा रखने का बहुत शौक़ है, इंटीरियर्स का बहुत शौक़ है। तो जो हमारा पुराना घर था वहाँ पे वो गार्डन बहुत मेंटेन करती थी। जिंदगी के कई फलसफों में छिपी खामोशी को अपनी कलम और आवाज में वो कुछ यूं बयां करती हैं। खामोशियाँ राग हैं, गुनगुना के तो देखो, कहती हैं कोई बात, गुनगुना के तो देखो। खामोशियाँ सफ़र हैं जीने की जुस्तजू, खामोशियाँ सफ़र हैं जीने की जुस्तजू, खोलेंगी कई राज, गुनगुना के तो देखो। कविताओं के अलावा उन्हें संगीत में भी दिलचस्पी है। कभी वक्त मिलता है तो उनकी उंगलियां सिंथेसाइजर तक पहुंच जाती हैं। उन्हें इंटीरियर डेकोरेशन का भी शौक है। उनको आप सिर्फ 4 चीज़ें दे दीजिए लेकिन वो उसी को बिल्कुल ऐसे सेट करेंगी जैसे वो बिल्कुल नया लगे। Hello and very warm welcome to all young friends. बेटी सना पर भी सलमा की छाप बखूबी नजर आती है। My mother is beautiful to the entire world but most beautiful to me as a mother. तो कोई कहता है आप उनसे जैसी लगती हैं तो मैं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। परिवार में उनकी बेटी के अलावा एक बेटा भी है। अब वो दादी और नानी भी बन चुकी हैं। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, इमेंसली इंस्पायर्ड हूँ उनके स्टाइल से। इनफैक्ट मैं आई कीप ट्राइंग कि मैं रोज़ लगा के देखती हूँ एंड विद द काइंड ऑफ हेयर शी हैज़ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई ट्राई टू कॉपी हर। दिलों की सुल्तान या क्वीन ऑफ रोजेस, लोग आज भी सलमा सुल्तान को अलग अंदाज से याद किया करते हैं, पर वो सुल्तान बनकर पैदा हुई और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो सुल्तानों की तरह जिंदगी का साथ निभा रही हैं। शादी हुई पर उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला। भोपाल में एक ट्रेडिशन है कि वहाँ लड़कियाँ अपने नाम के आगे सुल्तान लगाती हैं, क्योंकि वहाँ पर 100 साल तक औरतों ने हुकूमत की है। सुल्तान जहाँ बेगम, शाहजहाँ सुल्तान। ये एक बड़ी आम सी बात है। तो जाहिर है मेरे नाम के आगे भी सुल्तान उसी तरह लगा। उस जमाने में महिलाएं ज्यादा काम नहीं किया करती थीं। घर की चार दीवारी को लांघकर चौखट के बाहर एक नई पहचान कायम करना काफी मुश्किल था। My father happened to see her on television and he fell in love with her and he said कि मैं इसी से शादी करूँगा। So I think it was love at first sight. नहीं, उन्होंने मुझे टेलीविज़न में देखा और पसंद किया और बाद में मैंने हाँ कर दी। तो ये तो मुलाकात का किस्सा है। मुझे एक बहुत दिलचस्प बात याद आती है जो मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगी कि जो मेल ईगो होती है वो कहीं ना कहीं अपना काम करती ज़रूर है। उन्होंने एक ख़त लिखा दूरदर्शन को कि मेरी वाइफ जो हैं वो रिज़ाइन करती हैं जॉब से। अच्छा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मुझे दफ्तर से फ़ोन आया कोलीग का कि भाई तुम्हारा तो रेजिग्नेशन लेटर आया हुआ है यहाँ पर। मैंने कहा मैंने तो कोई रेजिग्नेशन लेटर नहीं भेजा। तो हाँ, ऑफिस में मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो सलमा जी के हाथ का लिखा हुआ, जब लेटर आएगा तभी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो खैर बहरहाल जब मुझे पता चला मैंने फिर बात की, मैं वापस आई, मैंने ज्वाइन किया। अड़चनें जरूर आईं पर सलमा रुकी नहीं। अपने काम के प्रति समर्पण ही उन्हें आज इस मुकाम पर ले आया। कई मशहूर टीवी चैनल पर कई बार उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल गए। उनके प्रशंसक
उन्हें क्वीन ऑफ रोजेस कहकर बुलाने लगे। क्वीन ऑफ रोजेस कहते हैं, ये सुन के तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन इसकी दास्तान में बहुत कांटे हैं। शोहरत और काबिलियत की बुलंदियों पर पहुंच के भी उनके मिजाज में मिठास नजर आती है। हमने भी जानना चाहा कि 50 साल से कायम इस मुस्कान और शख्सियत के पीछे राज क्या है, तो वो कहती हैं, मैंने आपसे इतने मुश्किल सवाल का जवाब देने का वादा नहीं किया था। उनकी नज़र में ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं। ज़िंदगी जो है एक जंग है, और जंग लड़ने के लिए बड़ी तैयारियां करना पड़ती हैं। उसमें बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। उस उम्मीद की लौ को जलाए रखेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, और जब तक हम जिंदा हैं हमको अपनी इस लौ को जला के रखना ही पड़ता है। 1969 में शुरू हुआ खूबसूरती, सादगी और संजीदगी का ये सफ़र आज भी किसी न किसी रूप में बदस्तूर जारी है। ख्वाहिशें अब भी बाकी हैं तो सामने है खुला आसमान, परिंदापन, उड़ जाने की तमन्ना उन्हें आज भी है। काश हम परिंदे होते, काश हम परिंदे होते, एहसास में कम होते, वादियों में बस उड़ते, हवाओं पर सफ़र करते, बादलों से घोंसले तक हमारे बस सफ़र होते। काश हम परिंदे होते।